सच, साहस, सरोकार। नमस्कार, मैं हूं किरण। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। रुक करते हैं अभी तक की बड़ी खबरों की ओर। बसपा सुप्रीमो मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर लखनऊ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए समाजवादी पार्टी के साथ साथ बीजेपी पर भी जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने ईवीएम और इंडिया गठबंधन का जिक्र भी किया। साथ ही मायावती ने ऐलान किया कि उनकी पार्टी बसपा पूरे देश में अपने बूते पर अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। मायावती का कहना है कि अपनी पार्टी के जनाधार को बनाए रखना बहुत जरूरी है। गठबंधन से चुनाव में सिर्फ उनकी पार्टी को नुकसान ही होता है। मायावती ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि लोगों को फ्री राशन का झांसा दिया गया, राशन देकर गुलाम बनाया जा रहा है, धर्म की आड़ में राजनीति भी की जा रही है। आज बसपा सुप्रीमो का जन्मदिन है। ऐसे में आज ही बसपा सुप्रीमो मायावती बड़ी घोषणा भी कर सकती हैं। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि मायावती लगातार गठबंधन से दूर रहने की बातें भी कर रही थीं और आज उन्होंने अपना रुख साफ कर दिया है कि वो किसी भी गठबंधन में शामिल नहीं होंगे। इस खबर पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय द्विवेदी जुड़ रहे हैं। अजय, हम आपसे जानना चाहेंगे कि देखिए, एकाएक बसपा जो है उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश की राजनीति से भी गायब हो गई। बहुत कम सांसद और विधायक हैं बसपा के। ऐसे में क्या गठबंधन से ना जुड़ना मायावती को किसी तरह का फायदा दिला सकता है? जी किरण, आपको बता दें कि आज बसपा सुप्रीमो मायावती का जन्मदिन है और जो जन कल्याणी दिवस के रूप में मना रही है। और सबसे बड़ी बात आज ये निकल के आ रही 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जो था बसपा का बिगुल वो बच चुका है। रही बात बसपा को फायदा हो गया या नुकसान, ये तो पहले से कयास लगाए जा रहे थे और बहन जी का स्टैंड क्लियर था कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वो क्लियर नहीं कह रही थी कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगे। लेकिन ये जरूर है कि वो दोनों हाथों में लड्डू लेने वाली बात कह रही थी कि हो सकता है वो लड़के भी साथ भी जा सकती थी और अकेले भी लड़ सकती थी। लेकिन आज इस सभी कयासों पे विराम लग गया और उन्होंने अकेले चुनाव लड़ने की बात की। और सबसे बड़ी बात ये भी निकल के आई है कि उन्होंने आज सीधे अपने जन्मदिवस के अवसर पर उन्होंने घोषणा की कि वो बसपा के लिए तो चुनाव लड़ेगी। अगर बसपा लोगों के साथ चुनाव लड़ती है, गठबंधन के साथ चुनाव लड़ती है, तो उसे अक्सर नुकसान होता है और वो फायदे में नहीं रहती। और सबसे बड़ी बात आज बसपा की इस बात और है कि वो अपने वोट बैंक पे ही कायम रहेगी और सब अपने वोट बैंक को कभी इधर उधर नहीं जाने देना चाहती। इसलिए उसने ये घोषणा की कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। जी अजय, हमारा एक सवाल और है। देखिए, पिछले लोकसभा चुनाव के दौरान ये बातें बहुत ज्यादा सामने आ रही थी कि बसपा सुप्रीमो के कहने की वजह से ही महज उनके जितने भी सपोर्टर्स हैं उनका वोट सीधे सीधे भाजपा के खाते में चला गया था। ऐसे में इस बार बसपा सुप्रीमो ने साफ कर दिया है कि वो किसी गठबंधन की ओर नहीं है, किसी भी पार्टी की ओर से नहीं है। वो सिर्फ बसपा को ही इस बार जनता के सामने पेश करेंगी। तो क्या इस बात में भी कुछ सच्चाई है कि पिछली बार उन्हीं के कहने पर उनके वोट्स भाजपा के खाते में गए थे और इस बार उनके ही कहने से वापस उनके सपोर्टर्स उनके खेमे में आ जाएंगे? जी, ये कहना तो पूर्ण रूप से सच नहीं है, लेकिन ये जरूर है कि बसपा का अपना एक वोट बैंक है जिसको बसपा पिछले काफी समय से उसी वोट बैंक की वजह से वो सत्ता में भी आई। और इस बार एक बार को ना वो लोकसभा के चुनाव में अपना अस्तित्व बचाने तक की जो जद्दोजहद की, तो वो इसको मद्देनजर रखते हुए अपने अस्तित्व के साथ साथ वो अपने एक बड़ी पार्टी के रूप में स्थापित करने की बात कह रही। तो इसके मद्देनजर वो इस तरह की कोई भी घोषणा करने से इस बार बचेगी। रही बात अजय, बसपा, हम ये भी जानना चाहेंगे कि अगर ये एकला चलो वाले फंडे पर मायावती काम करती हैं तो उन्हें कितना फायदा मिल सकता है, क्योंकि बसपा तो धीरे धीरे जनाधार खो ही चुकी है। बहुत कम ऐसे लोग मिलते हैं जो बसपा को आज भी सपोर्ट कर रहे हों। नहीं, आपको किरण जी आपको बता दें कि सबसे बड़ी बात यह है कि बसपा का जो अपना वोट बैंक वो पहले से भी रहा और वो वोट बैंक बसपा का कभी न बीजेपी के पास गया न कभी ये जरूर है कि कुछ परसेंटेज वो डाइवर्ट हुआ है। लेकिन इस बार जैसा कि आपको बता दें कि बसपा ने सीधे तौर पे कहा है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी। उसके पीछे का रीजन ये है कि उसने बीजेपी पे ये भी आरोप लगाया कि जो बीजेपी की योजनाएं हैं लोगों को राशन देकर वो बरगला रही है अभी उससे। और बसपा का ये कहना था कि अगर बसपा इसकी जगह होती तो लोगों को रोजगार मुहैया कराती या लोगों को एक सरकारी हो चाहे प्राइवेट क्षेत्र उसमें रोजगार मुहैया कराती। और रही बसपा ने सीधे भाजपा पे आरोप लगाया वो जाति धर्म की राजनीति करती है जो कि उससे बसपा उससे काफी कोसों दूर है। और बसपा का सीधा से ये भी कहना है वो सवर्णों की बात कहती है कि सवर्णों कहेंगे तो वो राजनीति
उनके वोट बैंक है जो दूसरे तरफ चले जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, उनको हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा, इसलिए वो अपने वोट बैंक पे पुनः रहेगी। जी अच्छा, मायावती ये भी कह रही हैं कि धर्म की आड़ में राजनीति हो रही है। उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा को लेकर भी कई बार बयान दिए हैं। जी ऐसे में क्या मायावती प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में जा सकती हैं या नहीं जा सकती हैं? जी, अभी तक के जो प्रयास लगाए जा रहे हैं कि उनको निमंत्रण तो मिल चुका है, लेकिन जाने नहीं जाने की बात पे अभी स्टैंड क्लियर नहीं। लेकिन ये जरूर है कि बहन मायावती का ये सीधा कहना है कि वो राम मंदिर अगर दर्शन करने भी जाएंगी तो 22 तारीख को शायद ना जाए, 22 तारीख के बाद वो कभी भी जा सकती है। जैसा कि ये कहना कि हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबकी आस्था राम के प्रति है, लेकिन वो जाने न जाने का व्यक्तिगत प्रश्न वो बसपा का अपना है। जी ये चर्चा हमारे साथ करने के लिए, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद अजय। न्याय यात्रा का आज दूसरा दिन है। राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो न्याय यात्रा इम्फाल पश्चिम से शुरू हुई। इस दौरान पार्टी नेता भी मौजूद रहे। मिली जानकारी के मुताबिक भारत जोड़ो न्याय यात्रा मणिपुर के सेकमाई से शुरू हुई, जो कांगपोकपी पहुंची, फिर सेनापति से अब गुजरेगी। इसके बाद यह यात्रा आज रात नागालैंड में रुकेगी। बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी ने मणिपुर के थौबल से भारत जोड़ो न्याय यात्रा को हरी झंडी दिखाई थी। ये यात्रा 67 दिनों में 110 जिलों से होकर गुजरेगी, जो करीब 6700 किलोमीटर से ज्यादा की दूरी तय करने वाली है। कांग्रेस अपनी भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण में भी लोगों को साधने की कोशिश करती नजर आई थी और एक बार फिर से दूसरे चरण में न्याय यात्रा निकाली गई है। इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी आमिर रिजवी जुड़ रहे हैं। आमिर, हम आपसे सबसे पहला तो यही सवाल करना चाहेंगे कि देखिए, भारत जोड़ो यात्रा के पहले चरण के दौरान राहुल गांधी की कई ऐसी तस्वीरें आई थीं जहां वो जनता से जाकर मिलकर उनके साथ खाना खाते हुए उनकी परेशानियां जान रहे थे। ऐसे में अब न्याय यात्रा करते हुए राहुल गांधी का कहना है कि वो लोगों को इंसाफ दिलाएंगे और साथ ही मणिपुर से इस यात्रा को शुरू करने का सीधा सीधा टारगेट है कि मणिपुर मुद्दे को भी बार बार राहुल गांधी इस्तेमाल करने वाले हैं। तो क्या इस न्याय यात्रा का कोई फायदा मिलता हुआ कांग्रेस को नजर आ रहा है? जी देखिए, जो ये कांग्रेस की जो न्याय यात्रा कल मणिपुर से शुरू हुई है, जहां तक फायदा मिलने की बात है तो जो पिछली बार भी जो यात्रा निकाली गई थी भारत जोड़ो यात्रा, उससे जो है जो कांग्रेस के नेता हैं तमाम, उन्होंने कहा था कि जो इससे जमीनी स्तर पे कांग्रेस को बहुत फायदा हुआ है। जो विधानसभा के चुनाव हुए थे, हालांकि उसमें कांग्रेस को सफलता ना मिली हो, लेकिन कांग्रेस के नेताओं का दावा था कि जो है उनका वोट बैंक बहुत बढ़ गया है। अब उसके बाद ये जो यात्रा निकाली जा रही है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जिसमें राहुल गांधी न्याय दिलाने की बात करेंगे और भी तमाम मुद्दे हैं, महंगाई है, बेरोजगारी है, किसानों के मुद्दे हैं, मणिपुर का मुद्दा है जहाँ से ये यात्रा शुरू की जा रही है। मणिपुर के मुद्दे को भी उठाने के लिए ये यात्रा को जो है मणिपुर से शुरू किया गया है। मुंबई तक जाना ये यात्रा लगभग जो है 15 राज्यों से गुजरेगी। 100 लोकसभा की सीटें हैं जिनको ये यात्रा कवर करेगी। तो ये सब तमाम चीज़ें हैं जिससे राहुल गांधी जनता के बीच में जाएंगे, आम लोगों तक जाएंगे, आम लोगों की बात करेंगे। तो बिल्कुल इससे जो है चुनाव में फ़ायदा मिलेगा। लोगों के मुद्दे लेकर जो है वो सरकार को भी घेरेंगे, सरकार पर भी हमला करेंगे। तो बिल्कुल इससे चुनाव में जो इसका बड़ा असर देखने को मिल सकता है। जैसे 100 लोकसभा सीटों को साधने की कोशिश की बातें सामने आ रही हैं, ऐसे में उत्तर प्रदेश जो कि सबसे बड़ा राज्य है, जिसके पास कुल 80 सीटें हैं, पिछली बार राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान पश्चिमी यूपी को साधा था, लेकिन इस बार वो यूपी के बीच के हिस्से में भी आने वाले हैं, यहाँ पर भी लोगों से बातचीत करने वाले हैं। तो क्या यूपी की जनता राहुल गांधी या फिर कांग्रेस को अपनाने को तैयार है? क्योंकि देखिए, यूपी में एक तरफ चल रहा है राम मंदिर का मुद्दा, जो कि बहुत ज्यादा चर्चा में है। 22 जनवरी को खुद प्रधानमंत्री अयोध्या आने वाले हैं। लगातार राम मंदिर को लोगों के बीच मुद्दा बनाकर परोसा जा रहा है और दूसरी ओर ये न्याय यात्रा। दोनों पार्टियां राष्ट्रीय स्तर की हैं, दोनों का अपना अपना अलग जनाधार है। तो क्या यूपी में बीजेपी को टक्कर दे पाना कांग्रेस के लिए कहीं से भी मुमकिन नजर आ रहा है? जी देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए
तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की स्थिति अभी तक जो है बहुत कुछ खास अच्छी नहीं मानी जाएगी। तो ये जो इससे पहले कांग्रेस ने जैसे यूपी जोड़ो यात्रा भी निकाली पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, अब ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकल रही है राहुल गांधी की, इसको जो है उत्तर प्रदेश में इसको भी लाया जाएगा, कई जिलों से होके गुजरेगी और कई क्षेत्रों में जो है ये अपना असर दिखाने के लिए जो है राहुल गांधी भी आएंगे इस यात्रा से। हालांकि जो पिछली यात्रा थी वो प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के नेतृत्व में निकली थी, तो जनता तक जा रहे हैं, जनता के मुद्दे उठा रहे हैं और उत्तर प्रदेश में भी जो है कांग्रेस की स्थिति को जो है अच्छा करने के लिए काम करने में लगातार जो बड़े नेता हैं वो भी लगे हुए हैं। इस पर ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं, सभी दलों की यहाँ पे जो है नज़र रहती है कि जो 80 लोकसभा की सीटें हैं इनको लेकर सब दल चाहते हैं कि उनको ज़्यादा सीटें मिलें, तो कांग्रेस भी अब उसके लिए काम कर रही है। अब जो नतीजे आएंगे चुनाव के बाद तभी पता चलेगा कि जो है इन यात्राओं से जो जनसंपर्क किया जा रहा है इससे जो है कांग्रेस को कितना फायदा हुआ या बीजेपी को वो कितनी टक्कर दे पाएंगे। अच्छा, पिछली यात्रा और इस बार जो ये नई यात्रा निकल रही है, अगर इन दोनों का कंपैरिजन किया जाए तो आपको क्या लगता है कि क्या ये यात्रा पिछली यात्रा के मुकाबले ज्यादा मेहनत और ज्यादा तरीके, ज्यादा प्लान्स के साथ आगे बढ़ाई जा रही है? जी देखिए, जो इससे पहले जो राहुल गांधी ने यात्रा निकाली थी उसको तो लेके जो कांग्रेस के नेता थे कि बहुत अच्छा उसका जो है रिस्पांस आया। तो जब मीटिंग हो रही थी तब वहाँ पे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन्होंने कहा भी था कि जो है सारे नेता चाहते हैं कि राहुल गांधी जी जो है एक बार फिर से जो है कांग्रेस के लिए यात्रा निकालें। उसके बाद जो है ये भारत जोड़ो न्याय यात्रा का जो है कार्यक्रम बनाया गया, इसकी रणनीति बनाई गई और इसको काम किया गया। कल तो इसकी शुरुआत भी हो गई, 15 राज्यों में जाना भी है। तो इसका मतलब पिछली बार रिस्पांस आया था तो इस बार भी जो है इसीलिए सारे नेताओं ने आग्रह किया। तो जो है अब इसको निकाला जा रहा है तो बिल्कुल असर अगर नहीं होता तो यात्रा को क्यों आगे बढ़ाया जाता। और ये भी जाहिर सी बात है कि जब बड़े नेता जो हैं जनता के बीच में जाते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं, उनसे मिलते हैं, तो इसका बिल्कुल असर देखने को मिलता है, वो चाहे कोई भी पार्टी हो। ये चर्चा हमसे करने के लिए, साथ ही ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद आमिर। लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों को अपने पक्ष में करने के लिए भाजपा ने बड़ा अभियान शुरू करने की तैयारी कर ली है। पार्टी आज यानी 15 जनवरी में लखनऊ से शुक्रिया मोदी भाईजान अभियान की शुरुआत करने जा रही है। बता दें कि इस कार्यक्रम को भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा शुरू कर रहा है। इस कार्यक्रम का स्लोगन दिया गया है, ना दूरी है ना खाई है, मोदी हमारा भाई है। इस कार्यक्रम में प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी, उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व केंद्रीय मंत्री शाहनवाज हुसैन, अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली, राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी सहित कई लोग मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम में हजारों की संख्या में लाभार्थी महिलाएं भी मौजूद रहेंगी। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजेश यादव, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए इस तरह की खबरें तो सामने आती रहती थी कि अल्पसंख्यकों की ओर भाजपा का रुख अच्छा नहीं है, लोग शिकायतें करते थे कि भाजपा बायस्ड है। ऐसे में अब ये रैली का आयोजन करना, क्या सच में इन खबरों में सच्चाई थी जो भाजपा को अब जरूरत पड़ गई अल्पसंख्यकों को साधने के लिए इस तरह का आयोजन करने की? जी किरण, आपको बता दें कि अभी जो आज भाजपा शुक्रिया भाईजान के नाम से आज एक बहुत बड़ा कदम उठा रही है। जाहिर सी बात है 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बीजेपी को इसका फायदा जरूर मिलेगा। अच्छा, आज तक अभी तक जो है भाजपा जो है मुस्लिमों को बाईकाट करती थी, लेकिन अब भाजपा मुस्लिम को लेकर एक बहुत बड़ा कैंपेन करने जा रही है। और दूसरी चीज है कि भाजपा मुस्लिमों को लुभाने के लिए एक कदम उठा रही है और 1000 मुस्लिम महिलाओं को पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा उतारेगी कि वो घर घर जाकर मुस्लिमों को समझाएं और मोदी भाईजान के नाम से उसको सारी चीजें बताएं। और दूसरी चीज यह है कि आज यहाँ भाजपा कार्यालय में बड़े बड़े दिग्गज नेता यहाँ पर मौजूद हैं और आज का जो प्रोग्राम है मोदी भाईजान, इसको लेकर कार्यक्रम हो रहा है, इसको लेकर चर्चा हो रही है, जिसको लेकर आगे कदम भाजपा बढ़ाएगी। जी।
अच्छा, इस आयोजन में लगभग कितने लोगों के शामिल होने की खबरें आ रही हैं? जी किरण, अगर देखा जाए तो इस कार्यक्रम में बीजेपी के बड़े बड़े वरिष्ठ और दिग्गज नेता इसमें शामिल हो रहे हैं। और दूसरी चीज यह है कि इसमें शामिल होकर एक बीजेपी को एक नई दिशा देंगे कि अल्पसंख्यक किस तरह से भारतीय समाज पार्टी भारतीय जनता पार्टी के लिए किस तरह से उनको जोड़ना है, किस तरह से उनके वोट को अपने पाले में लाना है। इस मुद्दे पर, इस कदम पर बीजेपी इस समय अल्पसंख्यकों को लेकर चलेगी। अच्छा, एक सवाल आपसे ये भी रहेगा कि अगर भाजपा अपना ये नया दांव ना खेलती अल्पसंख्यकों को साधने के लिए, तो ये इसका फायदा किसे मिलता? आखिर कौन है जो भाजपा को अभी भी टक्कर दे रहा है? क्योंकि एक और रामलला की बातें हो रही हैं, दूसरी ओर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, हिंदुत्व की ओर बढ़ाया जा रहा है, और दूसरी ओर ये अल्पसंख्यक मोर्चा अब एक रैली का आह्वान करने जा रहा है जिसमें अल्पसंख्यकों को साधने की कोशिश होगी। तो अगर ये मोर्चा इस तरह की रैली का आयोजन न करता, तो ये पूरा वोट बैंक किधर की ओर रुख करता? देखिए किरण, अगर हम बात करें अल्पसंख्यक की, तो सब बात है कि अल्पसंख्यक आज तक अगर देश की बात करें, देश की राजनीति की बात करें तो कांग्रेस के साथ रहता था। लेकिन अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो अल्पसंख्यक समाज जो है बिल्कुल लगभग 90% तो समाजवादी पार्टी के साथ रहता था। समाजवादी पार्टी का कोर वोटर अल्पसंख्यक समाज माना जाता था। लेकिन अब इसी कोर वोटर पर भाजपा पार्टी की पैनी नजर है और मोदी ने इसको एक नया नाम दे दिया है, शुक्रिया मोदी भाईजान। और इसी को लेकर अब मोदी जी जो है और योगी जी 1000 उत्तर प्रदेश में 1000 महिलाओं को अल्पसंख्यक समाज को जोड़ने के लिए, अल्पसंख्यक की महिलाओं को 1000 महिलाओं को उत्तर प्रदेश में उतार रहे हैं, जो घर घर जाकर अल्पसंख्यक समुदाय की महिलाओं को उनको भाजपा को वोट देने के लिए मोटिवेट करेंगी और उससे काम करेंगी। जी किरण, ये जानकारी हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए आपका धन्यवाद। भाजपा ने अगले लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश को साधने की तमाम कोशिशें शुरू कर दी हैं। एक बार ये फिर से भाजपा ने नया दांव खेला है, जहां अल्पसंख्यकों को साधने के लिए धन्यवाद, शुक्रिया मोदी भाईजान, इस तरह का आयोजन किया जा रहा है। पीएम को धन्यवाद दिया जा रहा है कि उन्होंने अल्पसंख्यकों के लिए अब तक जो किया, जो भी करने वाले हैं, उसके लिए पीएम को धन्यवाद किया जाए और अल्पसंख्यकों को इस मुद्दे से जागरूक भी किया जा सके। अयोध्या में 22 जनवरी को जब रामलला मंदिर में विराजेंगे तो समारोह की गूंज न सिर्फ देश बल्कि विदेशों में भी सुनाई देगी। पूरे देश में करीब 60 करोड़ लोगों को इस आयोजन से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जोड़ने की कोशिश की जाएगी। प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद अगले 2 महीने के लिए संघ और विश्व हिंदू परिषद ने काफी पहले ही योजना बना ली थी। भाजपा भी इसका हिस्सा है। बता दें कि यूपी सहित देश के सभी मठ मंदिरों में पूजा अर्चना के साथ ही देश के 5 लाख गांवों को भी इस आयोजन में जोड़ा गया है। एक और राम मंदिर का मुद्दा और फिर 2 महीने बाद ही होने वाले हैं लोकसभा चुनाव। न सिर्फ राम मंदिर बल्कि भाजपा ने अल्पसंख्यकों को साधने के लिए भी एक नया दांव खेला है, उन्हें भी जागरूक कर रही है। यानी पूरी तरह से भाजपा ने तय कर लिया है कि किस तरह सारे वोट्स अपने पाले में लाने हैं। इस खबर पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए राजेश यादव, हमारे सहयोगी राजेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राजेश, देखिए, राम मंदिर एक ऐसा मुद्दा है जिससे पहले ही लोग धर्म के नाते जुड़ चुके हैं, इमोशनली जुड़ चुके हैं। ऐसे में जो लोग मंदिर नहीं पहुंच पाएंगे उन्हें अप्रत्यक्ष रूप से इस कार्यक्रम में जोड़ने की कोशिश की जाएगी। तो क्या भाजपा ने ये साफ कर लिया है कि चाहे जो भी हो जाए, किसी भी तरह हिंदुत्व को आगे बढ़ाते हुए इस मंदिर और इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम का इस्तेमाल करते रहना है? किरण जी, अगर हम बात करें प्राण प्रतिष्ठा की, तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो रही है अयोध्या में। और ये प्राण प्रतिष्ठा ही नहीं, ये हमारे देश का और पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्सव मनाया जा रहा है अयोध्या में। उसको लेकर 60 करोड़ लोग
प्रत्यक्ष रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरफ से 60 करोड़ लोग इसमें शामिल होंगे। दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर बीजेपी अपने वोट बैंक को साधने के लिए कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 का सामने लोकसभा का चुनाव है और इस चुनाव को लेकर बीजेपी कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाएगी कि जिससे उसे नुकसान हो। तो खास करके ये राम मंदिर का जो मुद्दा है सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी का, और हमेशा से लेकर आज तक ये मुद्दा चला आया है और आज भी यही मुद्दा बीजेपी के लिए मोस्ट पॉइंट बनकर सामने खड़ा है। एक सवाल आपसे और है, देखिए इस तरह की खबरें भी सामने आ रही हैं कि चारों शंकराचार्यों ने इस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में आने से मना कर दिया है। साथ ही कुछ ऐसे और भी लोग हैं, कुछ ऐसे अलग संगठन भी हैं जिनका कहना है कि आधे अधूरे मंदिर में भगवान की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। और हिंदू धर्म की माने तो प्राण प्रतिष्ठा के बाद ऐसा मान लिया जाता है कि भगवान अब उस मूर्ति में आ चुके हैं, वो असलियत में सब कुछ देख रहे हैं और फिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के बाद मंदिर में काम होगा, तमाम तरह की चीजें होंगी। लेकिन भाजपा सिर्फ इसलिए आनन फानन में ये प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम करा रही है कि किसी भी तरह बस लोगों को खुद से जोड़ लिया जाए इस मुद्दे के जरिए। जी जी किरण, आपने बिल्कुल एकदम सही कहा कि भाजपा हर चाहती है कि लोगों को किसी न किसी तरह से हमें अपने पाले में लाना है, क्योंकि 2024 का लोकसभा का चुनाव है और लोकसभा चुनाव में बीजेपी किसी भी तरह की गलती नहीं करना चाहती है। उसको लेकर ये बीजेपी ऐसा कदम उठा रही है। अच्छा, दूसरी चीज है कि जो शंकराचार्य की बातें आपने की तो बिल्कुल बात सही है। चारों शंकराचार्यों ने कहा है कि 22 तारीख को किसी भी तरह का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है कि भगवान श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा की जाए। लेकिन मोदी या हमारा देश जो है, मोदी जी जो है ये सोच रहे हैं कि किसी न किसी तरह से आनंद फानन में प्राण प्रतिष्ठा भगवान श्री रामचंद्र जी की 22 तारीख को कर दी जाए। नहीं तो सामने 2024 का लोकसभा का चुनाव है, उस लोकसभा चुनाव में हमें खामियां भी उठानी पड़ सकती हैं। इसलिए बीजेपी कोई भी कदम ऐसा नहीं उठाना चाहती कि उसको 2024 के लोकसभा के चुनाव में कोई भी किसी भी तरह की नाकामी उठानी पड़े। जी किरण, इस चर्चा पर हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद राजेश। तो ये खबर थी भाजपा के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर, दिए जा रहे न्योते को लेकर, साथ ही प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को राजनीति के रूप में इस्तेमाल करने को लेकर। लगातार भाजपा इस तरह के कार्यक्रम कर रही है, हिंदुत्व को आगे ला रही है और कोशिश कर रही है कि कैसे ज्यादा से ज्यादा हिंदुओं को रामलला के मुद्दे से जोड़कर अपनी ओर खींचा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों से अपडेटेड रहने के लिए बने रहिए प्राइम टीवी के साथ।